आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो फुल प्रोसीजर है वो किसके अंदर दिया गया है, किस आर्टिकल के अंदर है अमेंडमेंट का प्रोसीजर? 368। हाँ, आर्टिकल 368 के अंदर यहाँ पर दिया गया है। और कौन इनिशिएट कर सकता है? हु कैन इनिशिएट? सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट। यस, इसका आंसर है ओनली द पार्लियामेंट। ऐदर लोकसभा और राज्यसभा। पता है ना, कोई भी बिल कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि पहले यही लाना है पहले या फिर ये यही लाना है। अच्छा, जैसे मान लो स्टेट लेजिस्लेचर है, यूपी का हुआ या फिर किसी और भी दूसरी यहाँ पर कह सकते हैं स्टेट्स का, तो क्या वो लोग यहाँ पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो वो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर से इनिशिएट कर सकते हैं क्या? क्या लगता है? जैसे स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें शायद कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कोई वो अलग चीज़ है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में भी वो नहीं कर सकते। बस ये कि मतलब उनके अंदर उन्हें कुछ पॉलिसी चेंजेस या कुछ करने हैं तो वो अलग बात है। तो कुल मिला के स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर सकती हैं, तो इसका याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, लेकिन हमें ये बेसिक सी बातें कभी कभी मतलब पता नहीं होती हैं, और कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे बेसिक अमेंडमेंट के बारे में 2-3 चीज़ें ये पता चली हैं अभी के जो टॉपिक हमने पढ़ा, कि जो इसका फुल प्रोसीजर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन फ्यूचर कभी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो इसका फुल प्रोसीजर आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पर कौन इसको इनिशिएट कर सकता है, तो हमें पता चला कि जो पार्लियामेंट है उसी के पास पावर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोर्ट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको इनिशिएट कर सके, सिर्फ पार्लियामेंट को ही इस चीज़ की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट वगैरह यहाँ पर ला सके। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 कितने? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। फर्स्ट है बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, कि इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि कोई यहाँ पर झंझट नहीं है, नॉर्मल सा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बेसिकली मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वोट करेंगे, तो यहाँ पर जो भी सिंपल मेजॉरिटी होती है उसके यहाँ पर बेसिस पर आप इजी तरीके से ये काम कर सकते हैं, और किसी भी स्पेशल प्रोसीजर की यहाँ पर नीड नहीं पड़ती है, और साथ में यहाँ पर कोई भी स्टेट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यही है। ठीक है, तो जितने भी प्रेजेंट है एंड वोटिंग। तो इसका यूज्ड किस किस उसमें होता है? यूज्ड फॉर, कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा मुझे? बताओ फटाफट।
अरे मतलब मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि सिंपल मेजॉरिटी जैसे होती है तो इसका हम यूज़ किस में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये चीज़ शायद आप भूल गए हो, कि जैसे क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। इसके अलावा चलो ये तो नया है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बता रखा था कि चेंजिंग नेम बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, बताया था ना किस आर्टिकल के अंदर बताया था, ये आर्टिकल 3 के अंदर। तो ये चीज़ अगर किसी को करनी है गवर्नमेंट को, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो किसी भी, मैंने आपको बताया था किसी भी उसका यहाँ पर किसी भी स्टेट को बांटना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई झंझट है ही नहीं, आर्टिकल 2। इसके अलावा जैसे इसके अंदर एक चीज़ आ जाएगी, अगर सैलरीज़ यहाँ पर रिड्यूस करनी है एमपीज़ की या जजेस की, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी का मतलब कितना होता है। देखो सिंपल मेजोरिटी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ही है। सपोज करो लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ये सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मानो लोकसभा के अंदर अभी 545 मेंबर्स की लोकसभा है। अब किसी दिन क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डे के अंदर यहाँ पर 400 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि सारे एमपीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, 400 लोग प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ देम 300 वोट हैं और 100 ने एब्सटेन कर दिया, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, लगभग यहाँ पर मोर देन 150 से, मान लो 300 ने यहाँ पर वोटिंग में पार्टिसिपेट करा, 100 ने कह दिया हम एब्सटेन करते हैं। एब्सटेन का मतलब समझते हो ना, व्हाट इज एब्सटेन, मतलब कि वो एक तरह से वोटिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर 300 वोट कर रहे हैं अभी लोग, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सिंपल कितना हो जाएगा इसमें से, सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी दिमाग, हाँ 151, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और वेदिका ने जो बताया था 50% प्लस, बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पर जो भी लोग प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है, इस चीज़ का स्पेशली याद रखना। ऐसा नहीं है कई बिल्स के पीछे ऐसी जो पॉलिटिक्स होती है कि मतलब पता नहीं चलता, उसके अंदर कई लोग क्या करते हैं, एब्सटेन कर जाते हैं। मान लो कई बार रूलिंग पार्टीज भी ये काम करती है कि वो क्या करती है, वो पर्टिकुलरली किसी दूसरी पार्टीज के एमएलएस को कह देती है कि तुम एटलीस्ट अगर इसके पक्ष में नहीं हो ना, तो पक्ष में नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, तुम एब्सटेन तो कर सकते हो। तो एब्सटेन करने से कई बार पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर मान लो ऐसी चीज़ में एब्सटेन ना करो, तो फिर इनके फेवर में या उसमें करना पड़ेगा या फिर अगेंस्ट में। तो एब्सटेन भी अपने आप में एक ये पावर की तरह यूज़ होता है। तो कुल मिला के आप सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझ गए हो, और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा जो हमें याद रखने लायक चीज़ है वो आपको बता दिया कि सिंपल मेजोरिटी के अंदर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और इस सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग करके हम कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकते हैं, अल्टर करने के साथ साथ उनके हम नाम चेंज कर सकते हैं। और ये इसी को इसलिए काफ़ी वीक रखा गया है जानबूझ के, ताकि यहाँ पर सेंट्रल थोड़ा सा पावरफुल रहे और हमें कोई भी इश्यूज ना आए इन टर्म्स, कल के दिन को कोई स्टेट अपनी आइडेंटिटी वगैरह क्लेम करने लगे या फिर कोई अपने आप स्टेट अपने आप को ऐसा दिखाने लगे कि हम देश बन सकते हैं या फिर हम एक पूरा स्टेट हैं खुद में। तो इसी चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए जानबूझ के इतनी ज़्यादा पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी पहले भी काफ़ी झगड़े रहे हैं इन सब चीज़ों के, तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और उसका टाइम से सॉल्यूशन हो सके, इसीलिए जो ये आर्टिकल 2 है 3 है ये सब इतने पावरफुल बनाए गए हैं और इनको सिंपल मेजॉरिटी से पास करने की सलाह दी गई है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टेट की कोई भी, जो मैंने आपको बताया था, अगर इनकी बाउंड्रीज या इनके टुकड़े करने हैं या फिर इनका कुछ और इनके अंदर चेंजेस करने हैं, इसके लिए स्टेट परमिशन विल बी नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ स्टेट है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए उसकी जो स्टेट असेंबली है बस उसके पास एक कह सकते हैं सर्कुलर या फिर एक नॉर्मल नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि देखो ये चीज़ हम कर रहे हैं, आपका कोई व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप दे सकते हो, लेकिन वो एक तरह से बाइंडिंग नहीं है। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यूपी को ही अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करने की बात करते हैं,
तो हम डायरेक्टली एक अगर पार्लियामेंट जो है असेंबली के पास भेजेगी कि देखो हम ऐसे करके 4 हिस्से करने की ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई बेटर सुझाव हो तो आप दे सकते हो, लेकिन वो बाइंड नहीं करेगा पार्लियामेंट के ऊपर कि आप करो ही उस चीज़ को फॉलो। और इसके अलावा सैलरीज ऑफ एमपीज और जजेस वगैरह की यहाँ पर भी कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। तो आई होप आपको सिंपल मेजोरिटी काफ़ी अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी क्या इसके अंदर पूरा वो है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पर हो सकती हैं पॉसिबल। तो सबसे पहले इसका यूज किस लिए, कौन कौन सी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक तरह से। सो आएगा अमेंडमेंट ऑफ मोस्ट प्रोविजन लाइक, तो आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स। अब मान लो फंडामेंटल राइट्स हटाने हैं या फिर फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है ना, और उससे पूरी की पूरी आज़ादी जुड़ी हुई है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। बताऊंगा कैसे होती है, अभी फ़िलहाल ये लिखते हैं। डीपीएसपीस के लिए इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन का टाइमिंग चेंज करना है, इलेक्शंस को आगे पीछे करना है, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें चेंजेस करनी है, सो इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। और भी काफ़ी सारे मैटर्स हैं जिनके अंदर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और इसका एक और कंडीशन है इसकी प्रोसेस में, प्रोसेस समझते हैं। ये पास्ड होना चाहिए इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कौन से हाउस होते हैं? कौन से होते हैं पार्लियामेंट के हाउस? ऑब्वियसली बात है, कॉमन सा क्वेश्चन मैंने पूछा जानबूझ के। अरे कभी पार्लियामेंट को कोई पूछ ले तो इसमें क्या है, आरएस और ये है। और कंप्लीट पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? कंप्लीट पार्लियामेंट अगर हमें बोलना है तो विद प्रेसिडेंट। विद प्रेसिडेंट, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होती है। एंड इसका क्या है, एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो एंड वोटिंग में हिस्सा लें। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगेन जैसे फॉर एग्जांपल हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें भी हमें स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, इसके अंदर भी हमें स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल दूँ? चलो एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस टाइप से वोटिंग इसमें काम करेगी। लेट्स से कि लोकसभा के अंदर हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, अगेन कितनी बनानी चाहेंगे हम? 545 हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा के अंदर, ऐसा मानते कि है ही इतनी लगभग, है ना। 545 स्ट्रेंथ है, तो इसका मेजॉरिटी कितना हो गया एटलीस्ट? अगर टोटल हम मेजॉरिटी ऑफ देखें टोटल, बस ये ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 273 वोट्स। ठीक है, तो 273 वोट्स मतलब हमें चाहिए मेजॉरिटी, समझ रहे हो ना। इसमें 545 के कंपैरिजन में, कंपैरिजन नहीं बोलेंगे इसके, मतलब एक तरह से क्या कहेंगे रेशियो में, कि लोकसभा में 545 है तो टोटल इसकी मेजॉरिटी होगी 273। अब इसको ऐसा समझो कि जैसे आज वोटिंग का दिन है, आज किसी इंपॉर्टेंट बिल पर फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही एक राइट जोड़ा जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है, व्हाटएवर, तो यहाँ पर 450 लोग प्रेजेंट हैं,
एंड इसमें वोट की कितनी अब आवश्यकता पड़ेगी, तो दो, इसका 2/3 कर लो 450 का, तो हो जाएगा 300 वोट्स। समझ गए? सो अगर यहाँ पर 450 लोग मौजूद हैं आज पार्लियामेंट में और कोई एक बिल आया है और उस बिल के ऊपर वोटिंग हुई है और स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना है, तो 300 वोट्स एटलीस्ट चाहिए हैं। अगर मान लो सिंपल मेजोरिटी में कितने चाहिए होते हैं, अगर 450 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 226। हाँ, मतलब उसके हाफ हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल सही बताया यहाँ पर वेदिका ने। तो इस टाइप से ये काम करता है। आई होप समझ आ गया ये क्या होता है, अदरवाइज बिल रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आया सभी को? बाकी लोग बताओ वेदिका के अलावा समझ आया नहीं आया, अदरवाइज मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लियर है ना सभी लोगों को स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें बस ये लिख लेना कि यहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जांपल हमें फंडामेंटल राइट्स में भी कोई चेंज करना है, तो यहाँ पर भी स्टेट की आवश्यकता नहीं है। नो नीड फॉर स्टेट रेटिफिकेशन। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जब स्पेशल मेजोरिटी से बिल कोई पास होगा तो प्रेसिडेंट मस्ट गिवन एसेंट, मतलब ये मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के लिए, कैन नॉट रिफ्यूज। अंडरस्टैंड? कि मना नहीं कर सकते यहाँ पर प्रेसिडेंट की, नहीं कि कोई बात नहीं, या फिर पॉकेट वीटो कर दिया है, कुछ कर दिया। खैर पॉकेट वीटो के ऊपर तो अभी झगड़ा चल रहा है, जैसे भी होगा पता चलेगा, बट फिलहाल जो बेसिक बात है इतनी सी आपको समझ आ गई होगी आई होप। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जो सबसे टफ वाली होती है, दो तो आप लोग समझ गए हो, सिंपल और यहाँ पर स्पेशल। नेक्स्ट है काफ़ी जो टफ है, बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, ये प्लस की जगह क्रॉस का साइन बन गया है, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तो 2/3 तो चाहिए ही होगा और इसके अलावा रेटिफिकेशन चाहिए होगा स्टेट का। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस लिए जरूरत पड़ती है। तो यूज फॉर अमेंडिंग फेडरल प्रोविजन, जैसे कि एग्जाम्पल्स ये है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। मान लो यूनियन को अपनी बढ़ानी है या फिर स्टेट को अपनी बढ़ानी है, जिसका भी जो है। पावर्स ऑफ एससी एंड एचसी, मान लो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को घटाना है या फिर हाई कोर्ट की पावर्स को घटाना है, बढ़ाना है, दोनों के लिए यहाँ पर रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स चाहिए। हाफ ऑफ स्टेट से मतलब अभी बताऊँगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है।
अच्छा, आर्टिकल 368 के अंदर ऑलरेडी अमेंडमेंट पावर भी है, मतलब उसको भी अमेंड कर सकते हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, तो वो भी है। चलो इसके प्रोसेस की तरफ जानते हैं। चलो एग्जांपल्स पहले बताता हूँ, फिर प्रोसेस बताएंगे। एग्जाम्पल इसका ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि यहाँ पर जो एक तरह से पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें कुछ चेंजेस लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो कि यहाँ पर ऐसा कुछ कल के दिन को नियम आने लगे कि जो हाफ पुलिस है उसका कंट्रोल सेंटर के पास रहेगा और हाफ पुलिस का कंट्रोल जो है वो स्टेट के पास रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए, या फिर ऐसा समझ लो कि सिविल मैटर्स में, मतलब ये कुछ भी ऐसे, मतलब XYZ की सिविल मैटर्स में जो पुलिस का रोल जो है वो बेसिकली कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, और कुछ ऐसे टफ क्रिमिनल केसेस हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले रही है, कुछ भी ऐसा XYZ आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि उस बिल के साथ क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, उस बिल के साथ सबसे पहले करना पड़ेगा कि उस बिल को पास करना पड़ेगा, पास द बिल लोकसभा प्लस राज्यसभा। लेकिन कैसे वाला पास करना पड़ेगा, बताओ बताओ, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। स्पेशल, बिल्कुल, यहाँ पर जो स्पेशल मेजोरिटी बताई थी यानी कि 2/3, उससे हमें यहाँ पर बेसिकली उसको पास ऑन कराना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, लोकसभा से भी पास करा लिया, राज्यसभा से भी पास करा लिया। अब क्या है कि हमें अप्रूवल चाहिए 14 स्टेट्स का, गेट अप्रूवल और फ्रॉम एटलीस्ट 14 स्टेट्स, यानी कि हाफ लगभग अप्रोक्स, अगर स्टेट्स बढ़ते हैं घटते हैं उस हिसाब से 1-2 स्टेट्स ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा भी मैं ये बता रहा हूँ 14 स्टेट्स का वो चाहिए। एंड एक लास्ट स्टेप हो रह जाएगा, वो क्या रहेगा लास्ट स्टेप, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, इतनी सारी पॉलिटी पढ़ ली। हाँ सर एसेंट, हाँ, प्रेसिडेंट का एसेंट, यानी कि प्रेसिडेंट उसको साइन करें ताकि इट बिकम्स लॉ। अब इसके ना काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेज। हाँ वेदिका बोलो। सर ये जो स्टेट्स रेटिफाई करेंगे, क्या इसमें कोई मेजॉरिटी चाहिए? यहाँ पर नॉर्मल मेजोरिटी से पास होना चाहिए बस उनकी लेजिस्लेचर से। जैसे GST वाला बिल था तो यहाँ पर उन लोगों ने भी अलग अलग, जैसे यूपी से पास हुआ था, वो वेस्ट बंगाल में भी आई थिंक पास हुआ था, तो ऐसे करके हर एक स्टेट से पास होना चाहिए बस। तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल GST है, लास्ट जो सबसे बड़ा ऐसा कुछ अमेंडमेंट हुआ है वो GST को लेकर ही हुआ है। तो GST में काफ़ी सारे यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको पास किया था। ठीक है,
सर ये जो बनाया जाएगा अमेंडमेंट, ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा या सारे स्टेट्स के लिए होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी अमेंडमेंट होता है और उसको मोर देन 15 स्टेट्स ने पास किया है, तो फिर वो सभी स्टेट्स के ऊपर लागू होगा। और कई केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में जो कोई ज़्यादा ही डीप होता है, तो वहाँ पर 20+ भी मांग लेते हैं, बट वो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके 20+ के। जैसे उसका देखें तो लगभग जीएसटी के अंदर 21 स्टेट्स ने शायद उसको वो दिया था, मतलब अपना कंसेंट, तो उस वजह से वो पूरी तरह से फिर पास हो गया था जीएसटी। तो ये है इसका पूरा का पूरा आंसर। अभी इसमें कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई हैं, वो देख लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें आपको कुछ केसेस वगैरह बताने हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ जो याद रखना कि अगेन यहाँ पर भी जो ये वाला बिल होता है ना, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को एसेंट देना अनिवार्य है। मतलब वो अगर सब कुछ पास वास हो गया तो साइन उनको करने ही पड़ेंगे। इसमें जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को हुआ था। चलो, अमेंडमेंट तो खैर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तब लिख लेंगे, इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। अभी फ़िलहाल इसका जो प्रोसेस है वो आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। इसके प्रोसेस में 2-3 चीज़ें याद रखना, और ये तो समझ आ गया कि हमें पहले स्पेशल जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये तो हम समझ गए। यहाँ पे बस लिख रहा हूँ ऐसे ही, आरएस और एलएस में, ये तो हम समझ गए हैं। और रेटिफिकेशन चाहिए हाफ स्टेट से, ये भी हम समझ गए हैं। इसमें एक चीज़ और है कि ये कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है फॉर स्टेट्स। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट को बिल को लटका के रखना है, तो आराम से लटका के उसको रख सकता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको पास करे या फिर वो करे। वो ऐसी मान लो फॉर एग्जांपल जैसे जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है और उसके अपोजिट की गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर है, तो अगर सेंटर बार बार उनको बिल भेज रहा है कि प्लीज़ इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको कुछ तो करो, या फिर इसमें इसको अपनी उसमें पेश तो करो, तो वो पेश करे या ना करे अपनी लेजिस्लेचर में, वो उनके ऊपर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब कुछ यहाँ पर लैंडमार्क केसेस भी हैं, वो हम जस्ट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे ऐसे ही, उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे ही लिखे। CSES तो काफ़ी एक फेमस केस है, केशवानंदा भारती केस, (1973). तो इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट जो है कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया केशवानंद भारती केस में। उसके बाद एक गोलकनाथ केस था जिसकी टाइमलाइन है 1967। तो इसमें शुरू में इन्होंने ये कहा इनिशियली कि FR जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको अमेंड नहीं करा जा सकता, बट लेटर उसको ओवर रूल कर दिया फिर। ठीक है, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस हुआ मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो स्ट्रेंथन
the balance between FRS and DPSPs। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था मिनर्वा जो मिल्स केस है, इसके अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम बैलेंस बना के रखा करेंगे FRR और DPSP के बीच में। तो अभी क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज़ सारा कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पर कैसे कैसे मेजॉरिटी से पास होता है बिल और कैसे क्या सारी चीज़ें यहाँ पर काम में होती हैं। ये केस भी थोड़ा सा इनके टाइमलाइन वगैरह याद रख लेना, क्योंकि ना कई बार मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली इनका ईयर पूछ लेते हैं, या फिर जैसे इनके अंदर जो जजमेंट्स आए हैं वो एक साइड लिख देंगे और एक साइड आपका ये लिख देंगे और इस टाइप से क्वेश्चंस बना लेंगे। तो ये चीज़ भी कई बार होती रहती है, तो इसको याद रखना। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है इनके ऊपर काफ़ी झगड़ा रहा कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेंडेबल हैं या फिर नहीं है। सो अंटिल द केस ऑफ गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अनअमेंडेबल कहते थे कई बार। उसके बाद यहाँ पर गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, जहाँ पर 6 जजेस थे, स्पेशल बेंच 11 लोगों की बैठी, जहाँ पर इन्होंने फिर इसको ओवररूल कर दिया प्रीवियस डिसीजन को कि बेसिकली न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो यहाँ पर सच राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो यही सब झगड़ा चलता रहा। फाइनली यहाँ पर मतलब डिसीजन यही था कि अब इनको ऐसे जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं छेड़ सकते, है ना, और इनको बैलेंस बना के चलना है, फालतू में इसमें वो नहीं करना। कुल मिला के एसेंस मैं आपको 2 लाइन में बताऊँ तो एसेंस ये है कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ा जा सकता है, और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं छेड़ा जा सकता है। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? ओके, चलो बेसिक डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं। चलो फीचर एक साइड मीनिंग लिखता रहता हूँ, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो वर्ड्स ये रहेंगे आपके पास, तो इन फ्यूचर कभी आपको मेंस की राइटिंग करनी पड़े तो एग्जैक्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सबसे पहला क्या बोला? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट लॉ। उसके बाद रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया विल बी ऑलवेज डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। तो स्टेट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। नेक्स्ट है यहाँ पर
सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसको आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में यहाँ पर सेपरेशन रहना चाहिए। ये ना पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो, हाँ अथर बोलो सर सेकंड पॉइंट दिखाना, दिख रहा है अभी, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, ये ना क्वेश्चन कई बार मेंस में आ जाता है, तो इसके जो मुख्यतः पॉइंट्स हैं इनको डायरेक्टली याद रखना कि जुडिशियल रिव्यू हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, या फिर आपसे प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के इनमें से कौन से फीचर नहीं है, तो इस टाइप से ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऐसे लॉज, अच्छा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से क्या मतलब है? आप लोग बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं। जैसे मतलब कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के, सेकंड के, या किस चीज़ के? हाँ सर, सर आर्टिकल 13 का अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, अगर कोई लॉ उसके अगेंस्ट जाएगा तो वो नल एंड वॉइड होगा। यस, जैसे मेनली जैसे तुम एक एग्जांपल में, आप दोनों ने ही सही बताया, बस इसमें थोड़ा सा मैं एग्जांपल ये जानना चाह रहा था। जैसे मान लो कोई लॉ ऐसा है फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो वो एक तरह से वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट में हो गया ना, तो उसी को बेसिकली नल एंड वॉइड ईजी तरीके से जो है वो करा जा सकता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं एटलीस्ट वो उसका तो वायलेशन ना करे, तो ऐसे सभी लॉज। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। So elections must be independent, ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल सा यही होता है, लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? द कंट्री मस्ट रिमेन यूनाइटेड। अब जैसे इसकी ना कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, कभी तुम सोचने लगो कि नहीं बस इतने ही है, सर ने लिखवाए हैं यही है। जैसे अलग अलग जजमेंट्स आते रहते हैं, अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें ऐड भी करता रहता है ना। जैसे ये तो हमारे पास जो पहले जजमेंट्स थे कुछ, जैसे केशवानंद भारती केस हुआ, इसके अलावा और दूसरे जजमेंट्स थे, तो उसके बेसिस पे हमारे पास जस्ट जो डाटा था, जो सारी चीज़ें थी सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो हमें पता है। अब जैसे आगे इन फ्यूचर हो सकता है कोई और वो आए तो वहाँ से ऐड हो जाएगा। इसमें जैसे एक ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, तो ये इंदिरा गांधी वर्सेस आर नारायण केस से ये आया था, इसको फिर बेसिक फीचर्स में ऐड कर दिया था। अगर इसका देखो ये कहाँ से आया, तो ये आया इंदिरा गांधी केस से, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारनिन 1975 का जो टाइम था, उस टाइम के इलेक्शंस को लेकर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डाला था। और बैलेंस वाला मैंने बता दिया था। अभी बैलेंस वाला कौन से केस से बताया था मैंने, जहाँ पे एफआर और डीएपीएसपी के बीच में बैलेंस करना, मिनर्वा मिल्स। हाँ। इसके अलावा जैसे एक और इम्पोर्टेंट केस था एसआर बोमाई केस 1994, तो यहाँ पर फेडरलिज्म
एंड सेकुलरिज्म जो है यहाँ पर ऐड किया गया था कि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे करके अलग अलग केस आते रहे और चीज़ें होती रही। बेसिक इसका मतलब इतना सा है कि कुल मिला के बेसिक जो कोर आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो मेंटेन रहे। अदरवाइज़ तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर करके अमेंड कर करके और उसको पूरा ही मतलब कुछ अलग ही बना देंगे ना, अगर इसके ऊपर थोड़ा भी कंट्रोल ना रहा तो फिर तो पूरा ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया था वो है या भी नहीं है, अब वो है ना। तो उसी चक्कर में वैसे सही है, बेसिक स्ट्रक्चर होने चाहिए, बेसिक फीचर्स की यहाँ पर डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है काफ़ी बढ़िया है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है कि एक हमारा कोड ज़िंदा रहता है। ठीक है, बाकी इसका आप लोग जो न्यूज़ वगैरह आती हैं थोड़ा उसको कवर अप करते हुए चला करो, तो उससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस वगैरह मिलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक ना एक चीज़ करनी है, मेरे को याद दिलाना, चलो मैं अपने आप करा दूंगा। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो ज़्यादा हमें लिखने पड़ेंगे एक जगह पर सारे, बस शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि अभी तक मेजर जो हुए हैं, जैसे अभी तक 103 तक हो चुके हैं ना शायद, 103 एक दो ऐड हो गया होगा तो पता नहीं, अभी 103 का तो है ही लगभग क्लियर। ठीक है, चलो आज क्लास ना अभी करंट अफेयर्स करते हैं। आज मेरे को थोड़ा सा ऐसी तबीयत ऐसी हो रही है, हमें सर दर्द हो रहा है, अभी बाद में करेंगे। हाँ 106 हो गए होंगे, मैं आपको बता रहा था कि लगभग मेरे को 103 का याद था और बढ़ गए होंगे। अभी करंट अफेयर्स करते हैं और क्लास को ना ख़त्म करते हैं। आज मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगा, अभी जो भी रह गया वो जो रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो आज का पढ़ाया हुआ सभी को क्लियर है ना? ठीक है, क्या तारीख है? 20 अप्रैल। Which institution had developed India's first automated bat monitoring system called BAT Ecomon? Indian Institute for Human Settlement. Next, where was the Africa India Key Maritime Engagement Exercise 2025 held? Tanzania. Correct. Next step, Pakke Tiger Reserve is located in which state? पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के या पाके पता नहीं क्या है, पक्के। अरुणाचल प्रदेश सही है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज कैंसर फॉरेस्ट डिसीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? It is a viral hemorrhagic disease. Next, which organization has developed the MK laser directed energy weapon DEW system? अभी ये काफ़ी पावरफुल इंडिया का एक वेपन लेज़र वेपन डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने ये डेवलप किया है, काफ़ी पावरफुल।
Which state has achieved the geographical indicator GI tag for Rai India silk? Meghalaya. Next, Mount Supur that was recently seen in the news is located in which country? United States. Which state government has declared a new wildlife sanctuary named Dr. B.M. Rao Ambedkar Abhyaran? सही है, सोमिया वेदिका का भी सही है, सावा का भी ठीक है। मध्य प्रदेश। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। लास्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च्ड रेंज ग्लाइड वॉर्म LRGB नेम्ड गौरव? ऑब्वियस सी बात है DRDO ने बनाया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।